बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं और पहली स्टोरी ये है कि यूथी कप्तान से मायूस हो गए, उसका मैं आपके सामने सबूत पेश करूँगा। और दूसरी स्टोरी ये है कि इस साल हज कितने का होगा। ये अहम बात है और ये इस वजह से कि बहुत सारे लोगों को इस बात का इंतज़ार होता है। और तीसरी बात कि साबिर शाकिर ने ARY से इस्तीफ़ा दे दिया। अब उनसे इस्तीफ़ा लिया गया या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, असल में कहानी क्या है अंदर की, ये आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद ये भी कि ईमान मज़ारी, शीरी मज़ारी साहबा की बेटी पर बगावत का मुकदमा हो गया है। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या चक्कर क्या है, इस पे तफसील से बात करेंगे। और ये मुकदमा हुआ है और ये मुकदमा हुआ किसकी तरफ से है, ये आपसे बात करेंगे। तो जनाब आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ज़रा सुनाता हूँ कि यूथी किस तरह से मायूस हो गए हैं। क्योंकि खान साहब तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मेरी कोई डील नहीं हुई, लेकिन यूथी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जब खान साहब वहाँ से फ़रार हुए, वो जिस तरह नियाज़ी फ़रार हुआ था ना ढाका से, इस तरह से नियाज़ी वही फ़रार हुआ है इस्लामाबाद से। तो खान साहब जब फ़रार हुए तो उसके बाद जो है ना यूथी बड़े मायूस हो गए। यूथियों से कुछ इंटरव्यू लिए गए, ये आप सुन लीजिए कि यूथी क्या कह रहे हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ खान साहब एक और जगह से भी फ़रार हुए, वो क्या मसला है। बहुत मायूसी हुई है, बहुत सारे लोगों में मायूसी हुई है। और अफसोस इस बात का है कि मामला जहाँ पर तय होना होते हैं वहीं पर तय हुए हैं। तो ये पहले ही बता देना चाहिए था। जब आप कॉल मुसलसल दे रहे थे डी चौक की, हम रास्ते में आंसू गैस खाते हुए आए हैं बुरहान पे, अटक पे, फिर कश्मीर हाईवे पे। तो आपको या रात को ही आ जाना चाहिए था। हम भी उधर से ही होके हैं, खान साहब के साथ आए। और अगर सिट इन नहीं करना था, वापस भी जाना था, तो डी चौक पे तकरीर होनी चाहिए थी। और दिलाजारी इस चीज की हुई है कि कम से कम वो आगे हमें अपना रिकॉर्ड तो बता देते कि क्या आगे की हिकमत अमली है और आगे क्या होना है। हम सर अकेले तनहा गाड़ी लेकर आए हैं, 35,000 रुपया खर्चा हुआ है। खान साहब ये आपसे गिला बनता है हमारा, ठीक है, कि कम से कम आप हमें बता देते। ठीक, बहुत मुश्किलों से आए, यहाँ तक पहुँच के बहुत मुश्किलों का सामना किया और शेलों का बर्दाश्त किया, बहुत तकलीफ से रात गुजारी। लेकिन एक झलक हमें दिखला देते और जो हमारा मुतालबा था, खान साहब का मुतालबा हमें बता देते कि भाई ये हुआ या नहीं हुआ। मर्दान से मेरा ताल्लुक है और मैं यहाँ के डरने के लिए आया हुआ था इस इम्पोर्टेड हुकूमत गिराने के लिए। लेकिन खान साहब ने जो कुछ किया था हम लोगों के साथ, वो बिल्कुल नाजायज हो गया। जी, खान साहब ने जो हमारे साथ किया है वो बिल्कुल नाजायज़ हो गया है। ये क्लिप बाकायदा मीडिया पर, और ये मीडिया पर ही खबर चली है इस वजह से कि उस खबर के साथ कुछ बाज़-औक़ात चीज़ें होती हैं जो यूट्यूब की पॉलिसी से जो है ना ओवरलैप कर जाती हैं। इस वजह से उस क्लिप को हम यहाँ लगाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस क्लिप में जो मेरे पास था ये ग़ालिबन 24 न्यूज़ से, तो उसके अंदर जो है ना कुछ इश्तिहारात भी चल रहे थे, तो मैंने इस वजह, अदरवाइज़ वो क्लिप मेरे पास मौजूद है। तो बात ये है, खान साहब कह रहे हैं कि जनाब मैंने तो किसी से डील ही नहीं की और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है यूथी। और कल भी खान साहब ने यही कहा कि जी ये बस ये सूरत हाल है। अब बात ये है कि खान साहब फ़रार हुए। खान साहब क्यों फ़रार हुए आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था बहुत अच्छी तरह से। और ख़ान साहब इस वजह से फ़रार ना तो बंदे थे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात मान भी गए कि जी हमारी ना तैयारी नहीं थी और हम तैयारी के साथ नहीं आए थे, अगली दफ़ा हम तैयारी के साथ आएंगे। तो वो कह रहे थे कि हमारी कोई तैयारी नहीं थी। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना मतलब उसमें सूरत हाल ये थी कि जब खान साहब ने ये कहा कि जी हमारी किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी, तो ये वो एतराफ़ शिकस्त है कि खान साहब ख़ुद कह रहे हैं कि जी हमारी किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी। अब माशाअल्लाह, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आपकी तैयारी नहीं थी तो आप ये भी मान रहे हैं कि हमारे साथ कोई बंदे भी नहीं थे। ठीक है ना, जब जाहिर है जब आपकी तैयारी नहीं थी और आप तैयारी से नहीं आए थे तो आपके साथ बंदे भी नहीं थे। तो ये शहबाज गिल जैसा मस्खरा क्या कह रहा था, मीलों तक जो है ना हद निगाह पता नहीं अवाम का समंदर आ गया है। टोटल 8 से 10,000 बंदा आपके साथ आया है और अब वो हद निगाह कैसे हो गया है। दूसरी बात ये है, दूसरी स्टोरी पे चले जाते हैं। और लेकिन इससे पहले आपको मैं एक सरसरी सा बताता जाऊँ, इसकी बाद में मैं आपको डिटेल में भी वीडियो करूँगा। और वो ये है कि कल खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी भाग गए। हमारे दोस्त हैं आरिफ यूसुफज़ई साहब।
आरिफ यूसुफज़ई साहब ने एक दफ़ा उनसे पहले भी क्वेश्चन किया था, तो खान साहब ने इसी तरह गुस्से का इजहार किया था काफ़ी अर्सा पहले, अभी तक वो खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे। फिर आरिफ यूसुफज़ई साहब ने कल एक क्वेश्चन किया तो खान साहब ने गुस्से का भी इजहार किया और खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए, और बाद में जाते तक निकलते तक जो है ना वो खान साहब बुड़बुड़ाते रहे उन पे। वो भी बड़ा एक अजीब सा मंज़र था, उस पर मैं डिटेल से करूँगा बात। आ जाए जनाब दूसरी स्टोरी पर, और दूसरी स्टोरी ये है कि हज इस दफ़ा कितने का होगा, यानी कितने लाख रुपए का। ठीक है, पिछली दफ़ा भी हमने देखा 2021 में कि हज कोई जो है ना, जो कि वो हज जो कि बहुत ही सस्ता और बहुत ही इकनॉमिकल और बहुत ही मुनासिब हुआ करता था, इमरान नियाज़ी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ज़ाहिर है वो डॉलर भी ऊपर जाएगा, हमारा रुपया भी डिप्रिशिएट होगा, वो सारी चीज़ें होंगी, बीच में कर्ज़ा भी बढ़ेगा और वो महंगाई भी होगी, तो वो सारी चीज़ें, तो फिर इसका मतलब है तो पिछली दफ़ा भी तकरीबन कोई ये मैं सरकारी हज की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन कोई 5 लाख से लेकर आप ऊपर चले जाएं तो 6 लाख प्लस तक, ये इस तरह से, और बाकी आप कुर्बानी के अखराजात मिला लें तो वो उसके अलावा, और ये वो सारी चीज़ें। चंद रोज़ पहले मौलाना अब्दुल शकूर साहब जो कि रिलीजियस अफेयर के वज़ीर हैं, मजहबी अमूर के, और उनका ताल्लुक़ मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से है, चंद रोज़ पहले उन्होंने कहा था कि हज कोई 7 लाख से लेकर 10 लाख तक होगा। अच्छा, ये काफ़ी महंगा था। फिर उसके बाद कल उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि जो सरकारी हज है वो 6,50,000 रुपये का होगा। साथ ये भी बताया कि जो पिछली हुकूमत ने, यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने मुआहदा किया था, उसके मुताबिक हज 11 लाख रुपए का होना था। चंद रोज़ पहले उन्होंने ख़ुद भी माना, ख़ुद भी कहा कि चूँकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कोरोना के बाद भी, और हमारा रुपया भी डिप्रिशिएट हो गया और महंगाई भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 7 लाख से 10 लाख तक का हज होगा। लेकिन कल उन्होंने खुशखबरी सुनाई और उन्होंने कहा कि जी हज जो है, सरकारी हज, वो 6.5 लाख रुपए का होगा, 6,50,000 रुपये का। इस पर उन्होंने बताया और उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि जी मैं ख़ुद गया, मैं वहाँ पे जो मक्का में होटल्स थे उनका किराया भी कम करवाया, और जो मदीना में थे उनका किराया भी कम करवाया, और वो कह रहे थे कि उस किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं होगा, कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज़ भी नहीं होगा। अब ये देखना है कि वो किस तरीके से, वो कितना सच बोल रहे हैं। लेकिन अभी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस दौर में जब इतनी माहौल यहाँ तक पहुँच गया और हर एक चीज़ बहुत मतलब आग लगी हुई है, उसमें हज 6,50,000 रुपये का करना, और ख़ुद बताया कि पिछली हुकूमत ने 11 लाख रुपए का किया, तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी तक वहाँ से कोई तरदीद भी नहीं आई। और ज़ाहिर उन्होंने सबूत की बुनियाद पे कहा कि पिछली हुकूमत ने 11 लाख रुपए का हज किया था उनके साथ तय, और उसको हमने कम करके 6,50,000 रुपये दिए। बहुत बड़ी अच्छी खबर है, मैंने कहा कि ये आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आज हैं जनाब साबिर शाकिर साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया एयरवाई से, क्या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया? ठीक है ना। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा उनका ट्वीट। ये उन्होंने कल ट्वीट किया कोई 26 तारीख को परसों 10:57 पर उन्होंने एक ट्वीट किया कि आज मैंने, ये ज़रा आप इसके एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, आज मैंने अपने इकलौते बॉस सलमान इकबाल को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। एयरवाई से बहुत प्यार करता हूँ, शदीद ख्वाहिश है एयरवाई हज़ारों का स्टाफ फले फूले मेरी वजह से उन पर मामूली सा भी हर्फ ना आए। तकरीबन 17 साल एयरवाई से वाबस्ता रहा। हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, मरना जीना मादर वतन के लिए है। फिर मिलेंगे दोस्तों। पाकिस्तान, पाक फ़ौज के सिपाही शोहदा को सलाम। अच्छा, इसके अंदर बिटवीन द लाइन्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये ख़ुद बता रही हैं। फिर मैंने साबिर शाकिर साहब को व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी किया, उनका जवाब भी आया, मैं आपको वो भी बताता हूँ, वो भी आपको साथ बताता हूँ, और जो मुझे अंदर की स्टोरी का पता चला है मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है ना।
तो कहते हैं कि आज मैंने अपने इकलौते बास सलमान इकबाल को अपना इस्तीफ़ा, इसका मतलब है जब वो इकलौता बास कह रहे हैं तो वो किसी और को बास नहीं तस्लीम करते। इसका मतलब ये है कि जब वो सलमान इकबाल को इकलौता बॉस कह रहे हैं तो वो अमाद यूसुफ को अपना बॉस तस्लीम नहीं करते। अमाद यूसुफ चैनल हेड है, ठीक है। अच्छा, एयरवाई से बहुत प्यार करता हूँ, शदीद ख्वाहिश है एयरवाई हज़ारों का स्टाफ फले फूले, मेरी वजह से उन पर मामूली सा भी हर्फ ना आए, मेरी वजह से उन पर मामूली सा भी हर्फ ना आए, मेरी वजह से, ठीक है ना। पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब उनको जो कन्वे किया गया कि आपकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये किसी को किसने कन्वे किया, ये सारी स्टोरी है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और तकरीबन 17 साल एयरवाई से वाबस्ता रहा, हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, मरना जीना मादर वतन के लिए है। फिर मिलेंगे दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद शायद लिखना चाहते होंगे। पाक फ़ौज के सिपाही शोहदा को सलाम। अब ये एक अजीब सी रविश है। नवाज़ शरीफ साहब ने एक सवाल किया था, जनरल बाजवा साहब आप इसका भी जवाब दें, जनरल फैज़ साहब आप इसका जवाब। उस वक़्त बड़े यही लोग उछले कूदे थे और इन्होंने ये कहा था कि जी देखें नवाज़ शरीफ साहब तो जब एक आर्मी चीफ से सवाल ही पूछ रहे थे, इसका मतलब है उन्होंने पूरे इदारे को गालियां दे दी हैं। ये आप गवाह हैं, ये हर बंदा गवाह है, ये मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आज वो जब भी इस तरह का ट्वीट करते हैं, या इस तरह के लोग बाकी भी, जिसमें साबिर शाकिर नहीं है सिर्फ, जिसमें अरशद शरीफ भी हैं, जिसमें जनाब चौधरी गुलाम हुसैन भी हैं, जिसमें पता नहीं वो कौन कौन लोग शामिल हैं, जिसमें अब खाम खा बहुत सारों के नाम लेकर टाइम वेस्ट करने के मुतरादिफ हैं। तो वो कहते हैं पाक फ़ौज के सिपाही शोहदा को सलाम, यानी कि वो कहते हैं जनरलों को सलाम हम नहीं करना चाहते। ये उनका वाज़ेह पैगाम है, ठीक है ना। इसमें तो मैंने कहा कि इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो खुद खुल के आ रही हैं, ज़रा पहले उसको तो सामने लाऊं ना। अच्छा, उसके बाद मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा जी मैंने एक जो मुझे पता चला है आपके इस्तीफ़े की, तो बात यही होती है, ये आप इसको मकाफ़ात अमल कहें, आप इसको क्या कहें, कुछ लोगों ने, और मुझे पता चला है कि जनाब मुझे बहुत ही अथेंटिक सोर्सेज से पता चला है, और कहते हैं कि जनाब कुछ लोगों ने, जिसमें अमाद यूसुफ भी शामिल है, जिसमें अरशद शरीफ भी, और अरशद शरीफ का एक प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। तो अब आपको ख़ुद अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रोड्यूसर इतना ताकतवर कैसे हो गया, उसकी भी एक अलग कहानी है, ठीक है ना। वो किसी को क्या प्रोवाइड कर रहा है वो भी एक अलग कहानी है, ठीक, वो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इस हवाले से कि जनाब ये तीनों लोग उसके पीछे पड़े, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, ये एक दूसरे को भी तो खैर से काटते हैं, और जिस तरीके से मतलब उनकी कंप्लेंट की और वो कन्वे किया गया कि जी आपकी वजह से और आपके यूट्यूब चैनल की वजह से हम पे प्रेशर आ रहा है। भाई अगर ऐसा ही था तो तब तो ये होता ना कि जो अरशद शरीफ जो बार बार किसी कहानी के या नावल के फ्रंट पेज बार बार शेयर कर रहा है अपने ट्विटर अकाउंट पर, और साथ लिख रहा है गंजा शैतान और गंजे शैतान का अंजाम क्या होगा और इस तरह की बात। उसके बाद इमरान रियाज साहब की एक ऑडियो लीक होती है और वो कहते हैं कि आपको पता है अरशद शरीफ किसको गंजा शैतान बोल रहे हैं, तो आगे वाला कहता है वो भी जानबूझ के लीक करवाई गई, तो आगे वाला कहता है नहीं, वो कहते हैं कि वो गंजा शैतान ISPR के ब्रिगेडियर शफीक को कह रहे हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि साबिर शाकिर ने उन्होंने भी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अरशद शरीफ ने तो सारी हदें फलांग दी। तो अगर सिर्फ ये वजह होती तो फिर तो डेफिनेटली अरशद शरीफ को पहले फायर कर देना चाहिए था। साबिर शाकिर से भी एक दूसरे से आगे है ना, दो कदम, वो उससे आगे, लेकिन अरशद शरीफ ने तो सारी हदें ही फलांग दी हैं, ठीक है। कल मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि आप अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा अभी नहीं नकवी साहब, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने उनके साथ ये स्टोरी भी शेयर की और उन्होंने इसकी तरदीद की कि नहीं इस तरह से नहीं है, ठीक हो गया ना। खैर मैंने उनसे वादा किया था, मैंने कहा जी मैं आपका मौक़िफ़ भी ज़रूर बयान करूँगा इसमें अपने वीलाग में, क्योंकि आपने कहा है तो उसको मैं जो है ना ये मैं बयान करूँगा। लेकिन उनको मैंने ये भी बताया, मैंने कहा कि जो मेरे सोर्सेज ने मुझे ख़बर दी और ये पक्की खबर है कि आपको अमाद यूसुफ ने, अरशद शरीफ ने और उनके प्रोड्यूसर ने फारिग करवाया, वो मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि वो बताना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि वो सोर्स बड़ा पक्का है और वो सोर्स गलत नहीं हो सकता। फिर कल मैं देख रहा था कि उनके ट्वीट के जवाब में अरशद शरीफ बड़ी बड़ी शायरी, जना आजकल ना वो बड़ी इनकलाबी शायरी हबीब
अजीब जालिब की, और इसमें पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आई कि ये मालशिया पालशिया जो बूटों के तलवे चाटते थे ये कब से इनकलाबी हो गए हैं। बात तो ये है ना, ये इनकलाबी कब से हो गए हैं, मैं तो हैरान हूँ माशाअल्लाह। ठीक है ना, वो जनाब इस तरीके के शेर भी वो और बड़े कते जो है ना वो कर रहे थे। तो बात ये है साबिर शाकिर साहब, अब मुतादिद सहाफ़ियों समेत मुझ समेत हर किसी ने कहा कि अगर आपको फारिग किया गया है तो ये रविश ठीक नहीं है, लेकिन बात यह है कि उन्हीं लोगों ने आपके लिए आवाज़ उठाई जिन लोगों को आप गालियां देते रहे, जिन लोगों को आप गद्दार कहते रहे। ठीक है ना, आप गद्दार साबित करते रहे या करने की कोशिश करते रहे, और पता नहीं किन के कहने पे उन्हीं लोगों ने, तलत हुसैन साहब का भी मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर किसी से इस्तीफ़ा लिया गया है जबरन तो ये गलत है, बाकी भी बहुत सारे सहाफ़ियों ने। तो सर बात यह है कि इंसान को सबक सीखना चाहिए। सर बात यही है कि अगर आप अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ उठाएं तो आपको गालिबन कोई भी तंग नहीं कर सकता, उसे वो तंग करता भी है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर आपका भी कुछ बिगाड़ता है तो आपके मिशन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब आप कुछ पहले सौदेबाजियाँ करते हैं अपने ज़मीर के ख़िलाफ़, उसका अंजाम यही होता है। और मेरा ख़्याल है जो बाकी लोग हैं उनको भी अपने अंजाम की फ़िक्र करनी चाहिए, जो इस तरह से बहुत सारे तौबा ताइब हो चुके हैं, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा समेत, तो बहुत सारों ने इस तरह की वो किया है। खैर, जो तौबा ताइब हो जाता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज हैं जी ईमान मज़ारी साहबा, शीरी मज़ारी साहबा की बेटी, उन पर मुकदमा हो गया बगावत का। असल में मामला क्या है? मामला ये है कि जब उनकी वालदा साहबा को गिरफ़्तार किया गया था तो पहले तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गिरफ़्तार किया है, फिर उसके बाद जब हुकूमत का पता चला कि जी हमज़ा शहबाज साहब ने, तो उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बाजवा साहब ने गिरफ़्तार करवाया है, और उस साहब तो खैर मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो खैर बहुत ही, और जाते जाते चलते चलते उन्होंने एक उनका क्लिप भी मैंने सुनवाया भी था, उन्होंने कहा था कि ये काम बेगैरत बाजवा का है। ठीक है, उसी तरीके से जो उन्होंने, तो इस तरीके से उन पर एक मुकदमा हुआ, FIR कट गई, और FIR पहली दफ़ा नामालूम अफराद ने नहीं काटी, ये ख़ुद पाक फ़ौज की तरफ से काटी गई है, उनकी जैक ब्रांच की तरफ से, और एक जनरल साहब हैं जो कि इसमें ख़ुद वो दरख्वास्त कुनिंदा हैं, और वो FIR यानी मुकदमा उनकी तरफ से, उनकी मुद्दत में काटा गया है पाक फ़ौज की तरफ से। अच्छा, इसमें मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत अहम है। पहली बात यह है कि ईमान मज़ारी साहबा की अपनी कुछ खिदमात हैं जो कि मिसिंग पर्सनस के बारे में, वो मिसिंग पर्सनस के केसेस लड़ती हैं, और वो बिल्कुल जनाब बिला मुआवजा भी लड़ती हैं। तो उनका वो बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है, अदालतों में भी, अदालतों के बाहर भी, और वो मिसिंग पर्सनस का ये बिल्कुल पक्की बात है कि कल को कोई हमारे जैसे बंदे के साथ भी कोई इस तरह का मामला होता है तो ईमान मज़ारी साहबा उसमें भी वही खड़ी होंगी और सामने आके, और ये जिसकी कोई भी पॉजिटिविटी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात आप ये देखें कि मुझे जो एतराज़ है, क्योंकि देखें जो लोग होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं, जो दोस्त होते हैं, जो कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, अगर उनसे कोई गलत काम भी हो जाए तो उसको भी साथ पॉइंट आउट करना चाहिए। गो कि ये बहुत मुश्किल काम होता है, मेरे बहुत सारे दोस्त इस मुश्किल काम को अंजाम नहीं कर पाते, हम बहुत ज़्यादा मजबूर भी होते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि लोग एक अपने आप को ना कहीं लेफ़्ट राइट अलाइन कर देते हैं, उस अलाइन करने के बाद फिर दोबारा उनका सेंटर में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं ये कहूँगा कि पहली बात कि जब उनकी वालदा साहबा को पकड़ा गया, जब वो गिरफ़्तार हुई, तो उन्होंने कहा गिरफ़्तार नहीं हुई हैं, अगवा हुई हैं, और उन्होंने कहा कि मर्दों ने धक्के मारे हैं उनको, और मर्द एहलकार आए और ये घसीटा, और उसने खैर अगली ही वीडियो में ये साबित हो गया कि उनको किसी मर्द एहलकार ने कोई घसीटा नहीं, और वो सारी ख़वातीन थीं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत का काम है और मैं इस हुकूमत के पीछे जाऊंगी और मैं इस हुकूमत को छोड़ूंगी नहीं, हुकूमत कहा। उसके बाद जब हमज़ा शहबाज साहब ने उनकी वालदा की रिहाई का आर्डर कर दिया, 1-2 घंटे के बाद फौरी तौर पे उनको DG खान लेके जा रहे थे, रास्ते से एहलकारों को हुक्म मिला कि वापस जाओ, और वो वापस आए। जब उनको ये बताया गया कि हमज़ा शहबाज साहब ने आपकी वालदा की रिहाई का फौरी हुक्म दिया है, तो उन्होंने कहा कि ये काम है बाजवा का, और वो जनरल बाजवा की तरफ इशारा था उनका, और उन्होंने बेगैरत बाजवा भी कहा। ठीक है,
और इसी दो चीज़ें हैं इसमें। जब उनकी वालदा साहबा रिहा हो के आईं और वो जब उनको मिली तो फिर वो कह रही थी कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का ये काम है। और जब वो अपनी बेटी को मिली, अभी तक वो अदालत में पेश नहीं हुई थी, जब अपनी बेटी को मिली तो बेटी के कान में वो कह रही थी, वो क्लिप मौजूद है, मैंने सुनाया भी था, वो बेटी के कान में ये कह रही थी कि राना सनाउल्लाह का नाम लेना है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि आपको खुद कन्फर्मेशन नहीं है कि ये राना सनाउल्लाह का काम है, ये हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ का काम है, या ये जनरल बाजवा का काम है। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक वकील का तो मेरे से कहीं ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं होता तब तक आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे अदालत के अंदर तो ये अगर इस तरह का होता है तो बंदा बुरी तरह पिट जाता है। ठीक, और वैसे भी आप वो जमहूरी माशरे देखें या इस तरीके से, उसमें इस सारे मुकदमों के अलावा अगर आप पर डेफेमेशन का भी केस हो जाए तो उसमें भी आपको अरबों रुपए की या अरबों डॉलर की या करोड़ों डॉलर की या लाखों डॉलर की डैमेजेस पे करनी होती हैं, आपके पास अगर सबूत ना हो कि ये किसने अगवा किया है या करवाया है या गिरफ्तार करवाया है। ठीक हो गया, वहाँ उन माशरों में भी जो कि जमहूरी माशरे होते हैं। ठीक, तीसरी बात जो कि मैंने बहुत सारे दोस्तों के साथ भी ये शेयर की, उनको कन्वे भी किया, मैंने कहा जी देखें, एक ज़बान होती है जो जिसका हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये कौल है कि हर शख्स अपनी ज़बान के नीचे छुपा है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही ये एक, जब आप किसी को बेगैरत कहें, जब आप किसी को कोई और नंगी गालियां दें, जो कि इमरान खान साहब भी ये करते हैं, तो उस वक़्त जो है ना, ये बहुत ही गलत बात है। और ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इसमें आपका ना, आप जब किसी को बेगैरत कहें या बेशर्म कहें या और भी गालियां दें, इन्होंने पहले भी कुछ इनकी वीडियोस हैं जिसमें सिर्फ एक शख्स या एक इदारे को नहीं, पूरी पाक फ़ौज को बहुत ही गलत इल्ज़ामात से और वो किया। तो मेरा ख्याल है ज़बान, आप तनकीद करें, आप इख्तलाफ करें, लेकिन उस ज़बान की हिफाजत करनी चाहिए और उसमें वो इस तरह की बात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी ज़बान आपकी पर्सनैलिटी की वो अक्कास होती है। और ख़ुद ही मैं देख रहा था कि उनकी वालदा मोहतरमा, ये अभी इसी मार्च और धरने के दौरान उनकी वालदा साहबा कह रही थी कि राना सनाउल्लाह, और साथ आगे कह रही थी हरामज़ादा। अब यार ये मुझे ना, आपको मैं एक बात बताऊँ ना, शीरी मज़ारी साहबा वो एक उस तरह की आम खातून नहीं है, वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो बाहर की पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने बाहर से डॉक्टरेट किया है और वो थिंक टैंक से भी मुंसलिक रही हैं। तो इस तरह की बात करना, मेरा ख्याल है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जो है ना, इंसान को अफसोस होता है कि आप किसी को हरामज़ादा कह रही हैं, आप किसी को इस तरीके से, और भी बहुत उन्होंने नंगी गालियाँ दी। ठीक है ना, राना सनाउल्लाह को। इख्तलाफ करें, ऐसी बात कोई नहीं है कि भाई अगर कोई मसला आ जाता है तो फिर इसका मतलब यह है आप भी वही करते रहे हैं, इनसे को 10 गुना ज़्यादा आप करते रहे हैं। राना सनाउल्लाह के साथ आपने क्या किया, उन्होंने कभी भी गालियां नहीं दी, उन्होंने असम्बली के अंदर नहीं गाली, उन्होंने सर पे कुरान उठा लिया, लेकिन इनको गालियां नहीं दी। अगर उनकी कोई गाली इस तरह की है तो आप सामने ले आएँ, अगर किसी को उन्होंने हरामज़ादा या इस तरह से कहा हो। अच्छा, अब इसके बाद आखिरी बात यह है जो मैंने आपके सामने रखनी है, और वो आखिरी बात यह है कि अगर शीरी मज़ारी पर इस तरह का मुकदमा हो सकता है, अगर उनकी बेटी ईमान मज़ारी पर हो सकता है, तो फिर कम से कम एक, ये कल में अली अमीन गंडापुर का उनके अपने ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से ये है, वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह, ये ज़रा आप ट्वीट की लैंग्वेज देखिए, राना सनाउल्लाह, यू कावर्ड बास्टर्ड, you brutally attacked innocent Pakistanis until now, charged 5 FIRs against me in different police stations. I dare and challenge you to charge FIR against me in every police station, but be ready for the revenge as I will take you to hell inshallah। अब ये आप अंदाज़ा करें, ये अली अमीन गंडापुर की है, वो वज़ीर दाखिला को धमकी दे रहा है, साथ उसको बास्टर्ड भी कह रहा है, हरामज़ादा भी कह रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए। ठीक हो गया।
अच्छा, फिर साथ ये भी कह रहा है कि मैं तुमसे बदला लूँगा, मैं तुम्हें जहन्नम रसीद करूँगा। तुमने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, 5 FIR और करा लो आपने, मैं आपको देख लूँगा। ये वो साहब हैं जिन पे अपनी पार्टी के 2 MPAs, 2 वज़ीरों के, अपने सूबाई के, उनके कत्ल का इल्ज़ाम है। खान साहब ने तब भी इनको उसी तरह से वज़ीर लगाए रखा। ये वो साहब हैं जब कुलाची में एक खातून को नंगा फिराया गया, इस पर उस मुजरिम की एयानत का इल्ज़ाम है, इस पर करोड़ों लाखों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। ये वो साहब हैं। अब वो धमकी लगा रहे हैं वज़ीर दाखिला को, ठीक है, कि जनाब मैं तुम्हें ये कर दूंगा। तो फिर ऐसों के साथ भी तो ऐसा ही सलूक होना चाहिए। फिर एक सुओ मोटो यहाँ भी होना चाहिए कि जो एक इस तरह का वज़ीर है, मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो अदब के साथ अदालतों से ये कहना है कि एक वज़ीर ने कहा, उस वक़्त के वज़ीर ने, कि जनाब मेरा तो दिल करता है कि मैं खुद कुछ जैकेट पहनूं, ये गुलाम सरवर खान की सुनाया था ना मैंने आपको, खुद कुछ जैकेट पहनूं और जाके ये जहां सारे बैठे हों इन पे फट जाऊं। दूसरे वज़ीर ने कहा था शहरयार अफरीदी में कि मैं खुद कुछ जैकेट पहनूं, इस्लाम में खुदकुशी हराम है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं खुद कुछ जैकेट पहन के पार्लियामेंट के अंदर फट जाऊं। बाकी यूथियों ने तो बहुत कुछ कहा था, उस पर किसी ने सुओ मोटो लिया था कि अगर इमरान ईमान मज़ारी साहबा की अगर इस तरीके की वो लेके मुकदमा हो जाता है तो फिर भी मुकदमे का मैं कह रहा हूँ कि वो अदालत को फैसला करना है। अभी उनकी अबूरी ज़मानत हो गई है और हम आम तौर पे कहते थे कि आप नामालूम अफराद के पीछे न छुपा करें, आप खुद आके मुकदमा दायर करवाया करें। ये हम मीडिया वाले एतराज़ करते थे आर्मी पर, फौज पर, जर्नैलों पर, ये सारा कुछ कि अगर कोई है तो आप फिर खुद सामने आएँ और ख़ुद ही मुद्दई बने। आपकी मुद्दईयत में ही वो खुद अब सामने आए हैं, एक जनरल साहब की मुद्दईयत में ही मुकदमा दायर हुआ है। अब ये कोर्ट को फैसला करने दें, लेकिन साथ मुझे ये कहने का ज़रूर हक़ है कि वो इमरान नियाज़ी जो गद्दार कह रहा है, मेरा ख्याल है कि बेगैरत से ज़्यादा गद्दार बड़ी गाली है, ठीक है ना। और वो कह भी सिपा सलार को रहा है, और वो कह भी रहा है, जानवर भी कह रहा है, और उसने पूरी फौज को जानवर कहा और आर्मी चीफ को उन्होंने गद्दार कहा। ये पता है, ये खुद आर्मी के अंदर भी पता है, DGI SPR साहब को भी पता है, ब्रिगेडियर शफीक साहब को भी पता है, जनरल बाजवा साहब को भी पता है, ये सबको पता है कि किसको कहा है उन्होंने खुद कि जनाब वो सिपा सलार कौन है, उनको गद्दार कहा। तो जब ये इस तरीके के ये दंतकाल में देख रहा था कि एक जमानत जो है ना मुस्तरद हो गई है, एक टिकटॉकर हैं डोली, ठीक है, उन्होंने कोई पता नहीं एक गाना जो है ना आग शाग, उसमें कोई लफ्ज़ आता है, पता नहीं कि कौन सा, वो रिकॉर्ड करवाया, तो रिकॉर्ड करवाना था और हो गई मारगल्ला की पहाड़ियों पर, और मारगल्ला की पहाड़ियों पर उन्होंने पीछे आग लगाई और फिर वो गाना जो है ना रिकॉर्ड करवाया और वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई, ठीक है, वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई, गाना बाद में लगाया होगा या जो भी है, उसमें को आग शाग का लफ्ज़ आता है, तो पीछे उन्होंने उस पर मुकदमा हो गया उस टिकटॉकर पर, और टिकटॉकर की कल ज़मानत मुस्तरद हो गई है। जो तोसी हो रही थी ज़मानत में वो मुस्तरद हो गई है, और वो ज़मानत में जो तोसी हो रही थी मुस्तरद हो गई, और उस ज़मानत, वो जो ज़मानत है वो उसकी बुनियाद पे अब उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। ज़ाहिर है वो पुलिस को वो करेगी और उसके बाद वो जेल जाएंगी। तो एक जंगल को आग लगाने वाली जेल चली गई है, और जिसने दारुल हुकूमत को आग लगाई है और लगवाई है, जिसने पूरी ग्रीन बेल्ट जला के रख दी है, जिसने मेट्रो के स्टेशन जला के रख दिए हैं, जिसने पार्लियामेंट से चंद गज के फासले पर आग लगवाई है, वो नियाजी दंदनाता फिर रहा है। वो नियाजी खैबर पख्तूनख्वा के हमारे टैक्स के पैसों से वो वसाइल अपनी अयाशी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो सर बात यह है कि जब ये डिफरेंस नज़र आएगा ना, ये जब ये इम्तियाजी सलूक नज़र आएगा, उस वक़्त अदालतों से भी एतमाद उठेगा, उस वक़्त रियासत और रियासती इदारों से भी एतमाद उठेगा, उस वक़्त हुकूमत से भी एतमाद उठेगा। तो बिल्कुल सबके साथ फिर बराबर का सलूक होना चाहिए। ईमान मज़ारी पे अगर ये FIR कट गई है तो अली अमीन गंडापुर पे भी कटनी चाहिए,
उसकी भले नोयत अलग हो, अगर ये अब ईमान मजारी पर, अगर ईमान मजारी पर ये कट गई है बाजवा साहब को बेगैरत कहने पे, और जो मैं कहता हूं कि नहीं कहना चाहिए था, मैं उसकी उस वक्त भी मुजम्मत कर चुका हूं, ठीक है ना। अब ये लेट द कोर्ट डिसाइड कि क्या होता है। लेकिन बात ये है कि अब इमरान नियाजी जिसने जनरल बाजवा को गद्दार कहा था, फिर उन पे भी ऐसी FIR कटनी चाहिए, और वो FIR भी फौज की मुद्दत में कटनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।